स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, इसका विस्तार जो है अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत मिलता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार को जो है अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत हम समझेंगे कि किन किन कार्यों को करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो है अनुच्छेद 19 को संविधान की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको याद रखिएगा, ये काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। तो देखते हैं कौन कौन सी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलने की, बोलने के अंतर्गत जो है चुप रहने की भी स्वतंत्रता इसी में निहित है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का मतलब जो है अपने विचारों को किसी रूप में व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, जैसे बोलकर, गाना गाकर, चुप रहकर, नाचकर, कहानी लिखकर, पेंटिंग बनाकर, कार्टून बनाकर, इन रूपों में अपनी जो है विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 19(1) देता है। दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब आप शांति रूप से बिना हथियार के कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। तीसरा कहता है आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं। तो मतलब संघ है, संगठन, समिति बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(3) देता है। चौथा क्या है, संचरण की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं भी घूम सकते हैं। पांचवा क्या कहता है, निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, मतलब आप कहीं घूमने गए तो वहां पर आप निवास भी कर सकते हैं और वहां पर बस भी सकते हैं। यह स्वतंत्रता आपको 19(5) देता है। छठा क्या कहता है, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई व्यापार कर सकते हैं या कारोबार भी कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 19(6) देता है आपको अधिकार। और सातवां था संपत्ति का अधिकार, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। अनुच्छेद 19(7) में था यह अधिकार, लेकिन इसमें भी खत्म कर दिया गया और 31 में था, वहां पर भी ये खत्म कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, सभी अधिकारों को मद्देनजर रखते हुए अधिकारों का मिसयूज करके एकता और अखंडता, सुरक्षा, पब्लिक शांति, कोर्ट की अवमानना, सम्मान, विदेशी संबंध, यदि इनमें से किसी का उल्लंघन होता है तो उस व्यक्ति को के मूल अधिकार को जो है छीना जा सकता है या कम किया जा सकता है। संपत्ति का अधिकार जो है मोरारजी देसाई समिति ने 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, यानी कि कानूनी अधिकार बनाकर अनुच्छेद 300 का में डाल दिया इसे। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है आपको, मतलब आप यदि कोई अपराध करते हैं तो उस समय भी आपको यह संरक्षण प्रदान करता है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, यह कहता है किसी व्यक्ति पर केवल FIR दर्ज होने से वह दोषी नहीं माना जाएगा जब तक उसे कोर्ट दोषी साबित न कर दे। मतलब कहता है कि यदि जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। तो इसमें कहा गया है अपराध के समय का कानून मान्य होगा 20(1) में। दूसरा है कि दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक अपराध की केवल एक ही सजा मिलेगी। तीसरा है स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण, मतलब खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता किसी को। अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अनुच्छेद 21 की जो है अवधारणा को जीवन के अधिकार के रूप में देखा जा सकता है। इसमें जो है शोषण मुक्त और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है, मतलब इसी के अंतर्गत शोषण मुक्त और गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार अंतर्निहित है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो है सभी अधिकार शामिल हैं जो मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अधिकार शामिल हैं, जैसे जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, मतलब जीवन जीने का अधिकार यह बताता है कि केवल शारीरिक अस्तित्व या पशु तुल्य जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। इसी के आधार पर 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार बनाया गया, क्योंकि मानवीय गरिमा और सभ्यता के साथ जीवन जीने के लिए मनुष्य का जो है शिक्षित होना अति आवश्यक है। दूसरा है आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, मतलब जीवन जीने के अधिकार में जो है आजीविका का अधिकार शामिल किया गया है। नहीं तो किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से वंचित करने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि उसके आजीविका के साधन से उसे वंचित कर दिया जाए। तीसरा है इच्छानुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, मतलब विदेश भ्रमण भी आप कर सकते हैं। चौथा है
स्वास्थ्य का अधिकार मतलब राइट टू हेल्थ। तो अनुच्छेद 21 के अनुसार स्वास्थ्य एवं चिकित्सा प्राप्त करना एक मूल अधिकार है। एकांतता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी, मतलब कि यदि आप किसी व्यक्ति के परमिशन के बगैर उस व्यक्ति का टेलीफोन टैपिंग कराते हैं, नार्को एनालिसिस कराते हैं, पॉलीग्राफ कराते हैं या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग कराते हैं, तो यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा, एकांतता के अधिकार का, उसका उल्लंघन होगा एकांतता के अधिकार का। टेलीफोन टैपिंग, नार्को एनालिसिस में जो है किसी व्यक्ति से सच बुलवाया जाता है, उसे इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्शन दिया जाता है नशे का। पॉलीग्राफ जो है यह भी एक झूठ, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उससे सच बुलवाने का तरीका है। तो इन दोनों में जो है किसी व्यक्ति की अगर नार्को एनालिसिस कराया जाता है, पॉलीग्राफ कराया जाता है, तो उस व्यक्ति की जान भी जा सकती है। अगला है आश्रय पाने का अधिकार, राइट टू शेल्टर। राज्य का यह मतलब संवैधानिक कर्तव्य है कि वह आर्थिक स्रोतों के अनुसार सभी नागरिकों को आश्रय प्रदान करने का प्रयास करे। अगला है प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जीने का अधिकार। प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जीने का तात्पर्य है जो है शुद्ध जल, शुद्ध वायु पाने का अधिकार तथा ध्वनि प्रदूषण रहित वातावरण पाने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आत्महत्या यानी कि मरने का अधिकार शामिल नहीं है। आत्महत्या का यदि आप प्रयास करते हैं तो आईपीसी 309 के तहत आपको दंड दिया जाएगा। आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर से सभी मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कहने का मतलब है अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता, अतः इसे सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। अनुच्छेद 19 घ, जिसमें संपूर्ण भारत में अबाध रूप से संचरण यानी कि घूमने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 जिसमें जीवन का अधिकार है। इन दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से अनुच्छेद 19 एक घ और अनुच्छेद 21, इन दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़ने से जो है एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, हमें प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एकांतता के अधिकार को जो है किन दो अनुच्छेदों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है, तो वह है अनुच्छेद 19 एक घ और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 का इक्का लगा है यानी कि बाद में जोड़ा गया है। यह शिक्षा के अधिकार की बात करता है, राइट टू एजुकेशन। यह अनुच्छेद 21 का कहता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। मतलब राज्य जो है, राज्य की जिम्मेदारी यह है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं जो अनिवार्य शिक्षा है उसको उपलब्ध करवाएगा, यह राज्य की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद जो है 21 का यह बाद में जोड़ा गया, यह जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अनुच्छेद 22 प्रत्येक व्यक्ति को दो प्रकार की गिरफ्तारियों के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। पहला है दंडात्मक यानी कि अपराध के बाद, दूसरा है निवारक निरोध, अपराध के पहले। मतलब कि यदि आप कोई गुनाह करते हैं यानी कि अपराध करते हैं, उसके बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो किस प्रकार से अनुच्छेद 22 आपको संरक्षण प्रदान करता है। और निवारक निरोध यानी कि अपराध के पहले, यानी कि आपको अपराध के पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो किस प्रकार से अनुच्छेद 22 आपको संरक्षण प्रदान करता है। तो सबसे पहले देखते हैं दंडात्मक यानी कि अपराध के बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है, तो किस प्रकार से अनुच्छेद 22 आपको संरक्षण प्रदान करता है। पहला है कि गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराने के लिए वारंट, मतलब कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट यानी कारण बताना होता है। पहला संरक्षण यह प्रदान करता है कि पहले वारंट दिखाइए तब गिरफ्तार करिए। दूसरा है गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, मतलब गिरफ्तारी के मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायाधीश के सामने मतलब पेश करना। इसमें जो है यातायात और छुट्टियों का समय नहीं गिना जाता है 24 घंटे में। दूसरा है यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आप मनपसंद वकील रखने की भी आज़ादी है आपको। अनुच्छेद 22 यह आज़ादी देता है कि आप मनपसंद वकील रख सकते हैं। अब देखते हैं निवारक निरोध क्या है। निवारक निरोध इस कानून के अंतर्गत आपको अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अधीन किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। मतलब निवारक निरोध एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत आपको अपराध करने से पहले ही बिना वारंट के अधिकतम 3 माह तक जो है गिरफ्तार करके रखा जा सकता है। ये जो 3 माह अवधि है, इसकी अवधि जो है सलाहकार बोर्ड के राय के बिना नहीं बढ़ाई जा सकती है।
यदि हाँ सलाहकार बोर्ड को लगता है कि हाँ अवधि यह बढ़ाना चाहिए तो सलाहकार बोर्ड की राय पर यह बढ़ाई जा सकती है। निवारक निरोध जो है संविधान के 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची का विषय है। जो यह निवारक निरोध कानून है यह समवर्ती सूची का विषय है। निवारक निरोध, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, निवारक निरोध क्या है। निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता है। मतलब उस व्यक्ति पर इसके अंतर्गत जिसको गिरफ्तार किया जाता है निवारक निरोध कानून के अंतर्गत, उस पर कोई आरोप नहीं लगाया जाता है, बल्कि इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। यदि यह आशंका है कि कोई व्यक्ति गैर कानूनी कार्य कर सकता है या देश की कानूनी व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे अपराध करने से मतलब रोकने के लिए निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। मतलब एक निवारक निरोध कानून बनाया जाता है जिसका यह उद्देश्य होता है कि उस किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना होता है। मतलब यह पता लग जाता है कि यह व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो उसको अपराध करने से रोकने के लिए निवारक निरोध कानून के अंतर्गत अपराध करने से पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ जो है इलाज से बेहतर रोकथाम के सिद्धांत का अनुपालन किया गया है। मतलब इलाज से बेहतर रोकथाम होता है, इसका अनुपालन यहाँ किया गया है। संसद द्वारा पारित कुछ निवारक निरोध कानून है, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। पहला है निवारक निरोध अधिनियम 1950। यह जो है भारत का पहला निवारक निरोध कानून था जो 1950 से 1969 तक जारी रहा। मतलब पहला निवारक निरोध अधिनियम जो है 1950 में जारी हुआ और यह 1950 से 1969 तक जो है जारी रहा। दूसरा है मीसा, इसका पूरा नाम है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसे 1971 में लाया गया था, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण इसे 1978 में समाप्त कर दिया गया। जो मीसा है यह जो है ऐसा निवारक निरोध अधिनियम था सबसे अधिक दुरुपयोग हुआ था, जिसके कारण इसे 1978 में समाप्त कर दिया गया था। अगला है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और इसको शॉर्टकट में कहते हैं रासुका। इसे जो है 1980 में लाया गया था। मतलब इस निवारक निरोध कानून को 1980 में लाया गया था, जो कि यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में जो है सबसे खतरनाक अधिनियम है, जिसके तहत जो है पुलिस जो है इनकाउंटर कर देती है। अगला है टाडा, इसका पूरा नाम है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। इसे जो है 1987 में आतंकवादियों के जो है विरुद्ध लाया गया था। इसका भी दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण इसे 23 मई 1995 को समाप्त कर दिया गया। अगला है पोटा, इसका पूरा नाम है प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। यह भी आतंकवादियों के विरुद्ध लाया गया था। यह अधिनियम 2002 से 2004 तक जारी रहा। स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हुआ, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया था। अब देखते हैं आगे शोषण के विरुद्ध अधिकार।